Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार। आज हम तमिलनाडु बोर्ड की कक्षा 11 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय पर बात करेंगे। अध्याय 19 विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। जी हाँ, और यह अध्याय यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो खास तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम मध्यकालीन दक्षिण भारत के दो बड़े और शक्तिशाली राज्यों के बारे में जानेंगे। बिल्कुल, हम देखेंगे उनका राजनीतिक इतिहास, उनका प्रशासन कैसा था और उनकी सांस्कृतिक विरासत क्या रही। हमारा इरादा है कि पाठ्य पुस्तक के अंशों का गहराई से विश्लेषण करें। हाँ, ताकि एक अच्छी मजबूत समझ बन सके। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मध्यकालीन दक्षिण भारत के ये दो शक्तिशाली साम्राज्य, विजयनगर और बहमनी, उनकी भव्यता, उनकी आपसी प्रतिद्वंदिता और उनकी वो विरासत जो आज भी हमारे साथ है। शुरुआत करते हैं विजयनगर साम्राज्य से। इसकी स्थापना हुई थी 1336 में। हाँ, इसकी स्थापना संगम वंश के दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, उन्होंने की थी। हरिहर और बुक्का जी, और उन्होंने तुंगभद्रा नदी के किनारे अपनी राजधानी बनाई, जिसे आज हम हम्पी के नाम से जानते हैं। ओके, उनके कुल देवता थे भगवान विरूपाक्ष। अच्छा, विरूपाक्ष। उस समय के राजनीतिक माहौल को देखें तो इस साम्राज्य की स्थापना अपने आप में एक बड़ी घटना थी, है ना? बिल्कुल, ये दक्षिण में एक शक्तिशाली हिंदू राज्य के उदय का प्रतीक था। हरिहर और बुक्का ने वाकई एक ऐसी सल्तनत की नींव डाली जो करीब 2 सदियों तक चली। 2 सदियां। और इस दौरान विजयनगर पर कुल कितने राजवंशों ने शासन किया? कुल 4 राजवंश थे। सबसे पहले संगम, जिनके बारे में हमने अभी बात की, फिर आए सुलुव, उसके बाद तुलुव और आखिर में अरविदु वंश। संगम, सुलुव, तुलुव और अरविदु, ठीक है। और जब भी विजयनगर की बात होती है तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, कृष्णदेव राय। वो तुलु वंश के थे। जी हाँ, तुलु वंश के। और कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर साम्राज्य का शिखर माना जाता है। शिखर मतलब क्या सिर्फ सैन्य विजयों के कारण या और भी कुछ था? नहीं, सिर्फ सैन्य विजय नहीं। कृष्णदेव राय, जिनका शासनकाल मोटे तौर पर 1509 से 1529 तक रहा, वो यकीनन एक महान योद्धा तो थे ही, लेकिन साथ ही बहुत कुशल प्रशासक भी थे और कला साहित्य के भी बड़े संरक्षक थे। अच्छा, उन्होंने खुद भी कुछ लिखा था शायद? हाँ बिल्कुल, उन्होंने तेलुगु भाषा में एक बहुत प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ लिखा, अमुक्तमाल्यद। अमुक्तमाल्यद। और उनके दरबार में अष्टदिग्गज का भी जिक्र आता है। जी हाँ, अष्टदिग्गज। ये उनके दरबार के 8 महान तेलुगु कवि थे। ये दिखाता है कि उनके राज में साहित्य को कितना प्रोत्साहन मिला। तो फिर कृष्णदेव राय के समय को विजयनगर का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? मतलब ऐसी क्या खास बातें थीं? देखिए, स्वर्ण युग कहने की कई वजह हैं। पहली तो जैसा आपने कहा, उनके नेतृत्व में विजयनगर की सैन्य और राजनीतिक शक्ति चरम पर थी। दूसरा, उन्होंने प्रशासन में बहुत सुधार किए, खेतीबाड़ी के लिए सिंचाई पर ध्यान दिया, नहरें बनवाई, तालाब खुदवाए, इससे राज्य में खुशहाली आई। और तीसरा, कला, साहित्य और वास्तुकला को अभूतपूर्व संरक्षण मिला। तेलुगु साहित्य तो उनके समय में बहुत फला फूला। अल्लासानी पेद्दन्ना थे, जिन्होंने मनुचरितम लिखा। हाँ, मनुचरितम। नंदी तिम्मन, जिनकी रचना पारिजाता पहरणम है, और तेनाली रामकृष्ण का नाम तो बहुत मशहूर है, उनकी रचना है पांडुरंग महामत्यम। ये सब उन्हीं अष्टदिग्गजों में से थे। तो एक तरह से ये चौतरफा विकास का दौर था, इसीलिए स्वर्ण युग कहा जाता है। समझ गया। प्रशासन की बात करते हैं। राजकाज कैसे चलता था विजयनगर में? राजा की क्या भूमिका होती थी? राजा ही सर्वोपरि था। मतलब सारे कार्यकारी, न्यायिक और विधायी अधिकार उसी के पास थे। कानून बनाना, लागू करना, न्याय करना सब राजा के हाथ में। अपील की भी सबसे ऊंची अदालत राजा ही था? जी हाँ, लेकिन उसकी मदद के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। और प्रशासन की सुविधा के लिए पूरे साम्राज्य को इकाइयों में बांटा गया था। हाँ, वो कैसे? सबसे बड़ी इकाई थी मंडलम यानी प्रांत, फिर उसके नीचे नाडु यानी जिला, फिर स्थल यानी उपजिला, और सबसे छोटी इकाई थी ग्राम यानी गांव।
प्रांतों के जो गवर्नर होते थे उन्हें मंडलेश्वर या नायक कहा जाता था। नायक। और ये नायनकार प्रणाली क्या थी? इसका जिक्र काफी आता है, ये इतनी अहम क्यों मानी जाती है? हाँ, नायनकार प्रणाली ये विजयनगर प्रशासन की कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी थी। इसमें होता ये था कि राजा अपने सैन्य प्रमुखों या सरदारों को, जिन्हें नायक कहते थे, उनकी सैन्य सेवाओं के बदले जमीन का एक बड़ा टुकड़ा दे देता था। इस जमीन को अमरम कहा जाता था। अमरम। अच्छा, तो ये कुछ दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली जैसा लगता है। हाँ, कुछ समानताएं थीं, लेकिन ये उससे अलग थी। इन नायकों की जिम्मेदारी होती थी अपने इलाके में शांति बनाए रखना, टैक्स वसूलना और सबसे जरूरी, जब भी राजा को जरूरत हो, अपनी सेना के साथ हाजिर होना। तो इससे साम्राज्य को दूर तक नियंत्रण रखने में मदद मिली होगी। राज्य के विस्तार और नियंत्रण में बहुत मदद की। लेकिन हाँ, इसका एक दूसरा पहलू भी था। समय के साथ कुछ नायक बहुत शक्तिशाली हो गए और कभी-कभी वो राजा के लिए ही चुनौती बन जाते थे। ये तो होता ही है अक्सर। अच्छा, अब पैसे की बात। राज्य की आमदनी के स्रोत क्या थे और न्याय व्यवस्था कैसी थी? सख्त या नरम? आमदनी का जो सबसे बड़ा जरिया था वो था भू राजस्व, यानी जमीन की उपज पर टैक्स। जी। ये आमतौर पर उपज का छठा हिस्सा होता था, 1/6। ठीक है, 1/6। इसके अलावा नायक और सामंत राजा को नजराने या भेंट देते थे। जी। बंदरगाहों पर टैक्स लगता था। अलग अलग व्यापारों पर भी टैक्स था। खर्चा मुख्य रूप से राजा पर, दान पुण्य में और सबसे ज्यादा सेना पर होता था। सेना पर जाहिर है सबसे ज्यादा खर्च होता होगा। और न्याय व्यवस्था काफी सख्त थी। छोटे अपराधों के लिए तो जुर्माना वगैरह था, लेकिन जो गंभीर अपराध थे उनके लिए सजाएं बहुत कड़ी थीं, जैसे अंग भंग कर देना, हाथ पैर काट देना, या फिर मौत की सजा, जिसमें कभी कभी हाथियों से कुचलवाना भी शामिल था। बाप रे, काफी कठोर। सेना के बारे में थोड़ा और बताइए। घुड़सवार सेना का क्या महत्व था? विजयनगर की सेना काफी सुसंगठित थी। पैदल सैनिक थे, घुड़सवार थे, हाथी सेना भी थी। घुड़सवार सेना पर खास जोर था क्योंकि लड़ाइयों में घोड़ों की भूमिका बहुत अहम होती थी। हाँ, तेजी के लिए। बिल्कुल। और अच्छी नस्ल के घोड़े यहाँ कम मिलते थे, तो उन्हें बड़ी संख्या में बाहर से मंगाना पड़ता था, खासकर अरब और फारस से। अच्छा, आयात करना पड़ता था। अब जरा समाज और अर्थव्यवस्था पर आते हैं। कैसा था उस समय का समाज? समाज में जाति व्यवस्था तो थी ही। ब्राह्मणों का स्थान काफी ऊंचा था, उनका सम्मान था। महिलाओं की स्थिति थोड़ी मिली-जुली सी दिखती है। मतलब एक तरफ सती प्रथा, बाल विवाह, देवदासी प्रथा जैसी कुरीतियां मौजूद थीं, लेकिन दूसरी तरफ हमें ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं जहां महिलाएं प्रशासन, साहित्य और कलाओं में हिस्सा ले रही थीं। और जो विदेशी यात्री आए, हाँ, उनका जिक्र तो बनता है। उन्होंने जो लिखा है उससे लगता है कि साम्राज्य कुल मिलाकर काफी समृद्ध और खुशहाल था। किन-किन यात्रियों ने लिखा है विजयनगर के बारे में? कई यात्री आए थे, जैसे इटली से निकोलो डे कॉन्टी, फारस से अब्दुल रज़्ज़ाक, हाँ, पुर्तगाल से डोमिंगो पेस और नूनीज। इन सब ने विजयनगर शहर की भव्यता, बाजारों की चहल पहल, राजा की दौलत, इन सब का बड़ा सजीव वर्णन किया है। और उनसे भी पहले मोरक्को से इब्न बतूता भी इस क्षेत्र में आए थे। तो इस समृद्धि की वजह क्या थी? अर्थव्यवस्था किस पर टिकी थी? मुख्य आधार तो कृषि ही था। शासकों ने सिंचाई पर बहुत ध्यान दिया, तालाब बनवाए, नदियों पर बांध बनवाए। जैसे तुंगभद्रा नदी पर एक बड़ा बांध बना था, ताकि पानी की कमी ना हो। जी। इसके अलावा उद्योग धंधे भी अच्छे विकसित थे। अलग अलग व्यवसायों के अपने गिल्ड यानी श्रेणियां होती थीं। धातु का काम करने वाले, कपड़ा बुनने वाले, ये सब बहुत महत्वपूर्ण थे। और हाँ, हीरे की खानों का भी जिक्र मिलता है। हीरे के खाने? कहाँ पर? खास तौर पे कुरनूल और अनंतपुर के इलाकों में। अच्छा, और व्यापार का क्या हाल था? विजयनगर व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। पश्चिमी तट यानी मालाबार तट पर कन्नौर जैसे कई अहम बंदरगाह थे। तो समुद्री व्यापार खूब होता होगा। बहुत। अरब, फारस, दक्षिण अफ्रीका, पुर्तगाल, बर्मा, मलय प्रायद्वीप, चीन, इन सब जगहों से व्यापार होता था। क्या चीजें भेजी जाती थी यहाँ से? यहाँ से सूती और रेशमी कपड़े, मसाले, खासकर काली मिर्च, चावल, लोहा, शोरा, चीनी, ये सब बाहर भेजे जाते थे। और मंगाते क्या थे? घोड़ों के अलावा। घोड़े तो सबसे जरूरी थे। हाँ। उनके अलावा मोती, तांबा, मूंगा, पारा, चीन का रेशम, मखमल,
ये सब चीजें आयात की जाती थीं। जहाज बनाने की कला भी काफी उन्नत थी। वाह, मतलब एक पूरी तरह विकसित अर्थव्यवस्था थी। अब आते हैं सांस्कृतिक योगदान पर, खासकर वास्तुकला। हम्पी के खंडर आज भी दुनिया भर में मशहूर हैं। बिल्कुल। विजयनगर के शासकों ने मंदिर निर्माण की जो द्रविड़ शैली है उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हम्पी में विट्ठल स्वामी और हजारा रामास्वामी मंदिर इसके शानदार उदाहरण हैं। इनकी क्या खासियतें हैं? इन मंदिरों में ऊंचे और सजे हुए प्रवेश द्वार होते हैं, जिन्हें रायगोपुरम कहते हैं। बड़े बड़े खंभों वाले हॉल या मंडप होते हैं, जिन पर बहुत बारीक नक्काशी होती है। और गर्भगृह के ऊपर जो ऊंचा टावर होता है, जिसे विमान कहते हैं, वो भी द्रविड़ शैली की पहचान है। और साहित्य, कृष्णदेव राय और अष्टदिग्गज का जिक्र तो हुआ। हाँ, उनके अलावा भी संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, इन सभी भाषाओं के साहित्य को राजाओं ने संरक्षण दिया। बहुत से विद्वानों और कवियों ने इस दौर में महत्वपूर्ण रचनाएं की। तो ये थी विजयनगर की कहानी, वाकई शानदार। पर जैसा आपने शुरू में कहा था, उसी दौर में दक्कन में एक और बड़ी ताकत थी, बहमनी सल्तनत। उसकी कहानी क्या है? जी हाँ, बहमनी साम्राज्य। इसकी स्थापना हुई 1347 में, यानी विजयनगर की स्थापना के करीब 11 साल बाद। अच्छा, ज्यादा अंतर नहीं था। नहीं, इसके संस्थापक थे अलाउद्दीन बहमन शाह, जिन्हें हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। हसन गंगू। जी, इनकी पहली राजधानी गुलबर्गा थी, जिसे अब कलबुर्गी कहते हैं। बाद में एक और शासक हुए अहमद शाह वली। उन्होंने राजधानी को गुलबर्गा से बीदर शिफ्ट कर दिया। गुलबर्गा से बीदर। ठीक है। इस सल्तनत में महमूद गवान का नाम बहुत अहम माना जाता है। कौन थे ये और क्या किया इन्होंने? महमूद गवान ये मूल रूप से फारस के एक व्यापारी थे, लेकिन अपनी योग्यता से बहमनी सल्तनत के प्रधानमंत्री यानी वजीर बन गए। प्रधानमंत्री? हाँ, वो बहुत ही काबिल प्रशासक और सेनापति थे। उन्होंने कई सफल सैनिक अभियान चलाए, प्रशासन में बहुत जरूरी सुधार किए और शिक्षा को भी बहुत बढ़ावा दिया। बीदर में उन्होंने एक बहुत बड़ा मदरसा मतलब कॉलेज बनवाया था, जिसमें एक शानदार लाइब्रेरी भी थी। वो मदरसा आज भी है। वाह, ये तो बड़ी बात है। लेकिन शायद उनका अंत अच्छा नहीं हुआ। हाँ, यही बहमनी सल्तनत की एक दुखद कहानी है। दरबार में अमीरों के दो गुट बन गए थे, एक दक्कनी यानी जो वहीं के थे, और दूसरे अफाकी या परदेसी जो बाहर से आए थे, जैसे गवान खुद। गुटबाजी? हाँ, गुटबाजी और आपसी जलन। इसी के चलते महमूद गवान पर देशद्रोह का झूठा इल्जाम लगाया गया और सुल्तान ने बिना ठीक से जांच किए उन्हें 1481 में मौत की सजा दे दी। ओहो, तो उनकी मौत का बहमनी राज्य पर क्या असर पड़ा? गवान के सुधारों ने राज्य को मजबूती तो दी थी, लेकिन उनकी मौत सल्तनत के लिए बहुत बड़ा झटका थी। उनके बाद कोई उतना काबिल वजीर नहीं आया। सुल्तान कमजोर होते गए, दरबारी गुटबाजी और बढ़ गई। नतीजा ये हुआ कि साम्राज्य कमजोर होता गया और आखिर में टूट गया। मतलब 1527 आते आते बहमनी सल्तनत 5 छोटी छोटी आज़ाद सल्तनतों में बट गई। बीजापुर की आदिल शाही, अहमदनगर की निजाम शाही, बरार की इमाद शाही, गोलकुंडा की कुतुब शाही और बीदर की बरीद शाही। 5 सल्तनतें। तो बहमनी सल्तनत और इन 5 सल्तनतों का सांस्कृतिक योगदान क्या रहा वास्तुकला वगैरह में? इनका भी वास्तुकला में काफी योगदान रहा। गुलबर्गा और बीदर में किले, मस्जिदें, मकबरे बने, जिनमें ईरानी और भारतीय शैलियों का मिला-जुला रूप दिखता है। बीदर में महमूद गवान का मदरसा तो है ही। हाँ। बाद की सल्तनतों की बात करें तो बीजापुर का गोल गुंबज बहुत मशहूर है। ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। इसका गुंबद दुनिया के सबसे बड़े गुंबदों में गिना जाता है। गोल गुंबज, उसकी फुसफुसाने वाली गैलरी भी काफी प्रसिद्ध है ना? जी हाँ, विस्परिंग गैलरी। बीजापुर में ही इब्राहिम रोजा भी है, जो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय का मकबरा है। वो भी बहुत सुंदर है। और गोलकुंडा सल्तनत की राजधानी हैदराबाद में बना चार मीनार, वो तो आज शहर की पहचान ही बन गया। चार मीनार, बिल्कुल। शिक्षा के क्षेत्र में तो महमूद गवान का नाम आ ही गया। हाँ, उनका योगदान अहम था। अब बात करते हैं इन दोनों बड़ी ताकतों की दुश्मनी की, विजयनगर और बहमनी। इनके बीच तो लगातार ठनी रहती थी। हाँ, ये उस दौर के दक्षिण भारत के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इन दोनों साम्राज्यों के बीच लड़ाई का एक बड़ा कारण था कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का उपजाऊ इलाका, रायचूर दोआब। बिल्कुल, रायचूर दोआब। ये इलाका खेती के लिए बहुत उपजाऊ था और दोनों के लिए रणनीतिक रूप से भी बहुत अहम था। तो इस पर कब्जे के लिए इनमें लगातार लड़ाइयां होती रहती थीं। और इस लंबी दुश्मनी का अंत हुआ 1565 में तालीकोटा की लड़ाई से। ये बहुत निर्णायक युद्ध माना जाता है। इसके कारण क्या थे और नतीजे क्या हुए?
तालीकोटा का युद्ध, इसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, इसका जो तात्कालिक कारण बना वो था विजयनगर के उस समय के शासक राम राय। उनका दक्कन की सल्तनतों के आपसी झगड़ों में बहुत ज्यादा दखल देना। अच्छा, वो उनके अंदरूनी मामलों में दखल दे रहे थे। हाँ, राम राय ने एक सल्तनत का साथ देकर दूसरी को कमजोर करने की नीति अपनाई। इससे वो सल्तनतें उनसे नाराज हो गईं। तो उन्होंने मिलकर हमला किया। जी, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, इन 4 सल्तनतों ने मिलकर विजयनगर के खिलाफ एक संघ बनाया। बरार इसमें शामिल नहीं हुआ था। ठीक है, 4 सल्तनतें। 1565 में तालीकोटा के पास लड़ाई हुई। इसमें उन्होंने विजयनगर की सेना को बुरी तरह हराया। राम राय युद्ध में मारा गया और उसके बाद हम्पी का विनाश हुआ। हाँ, विजेता सेनाओं ने राजधानी हम्पी को बुरी तरह लूटा और लगभग पूरी तरह तबाह कर दिया। ये तो बहुत विनाशकारी था। इस युद्ध के दूरगामी परिणाम क्या हुए? मतलब लंबे समय में इसका क्या असर पड़ा? इस युद्ध ने दक्षिण भारत का पूरा राजनीतिक नक्शा ही बदल दिया। विजयनगर साम्राज्य का जो गौरव था वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। हालांकि अरविंदु वंश के शासकों ने बाद में पेनकुंडा और चंद्रगिरी से कुछ समय तक शासन किया, पर वो पहले वाली बात नहीं रही। और सल्तनतों का क्या हुआ? दक्कन की सल्तनतें बेशक इस जीत से मजबूत हुईं, लेकिन उनकी आपसी दुश्मनी फिर भी जारी रही। और सबसे बड़ा असर ये हुआ कि दक्षिण में एक बड़ी ताकत के कमजोर पड़ने से पुर्तगालियों और फिर बाद में उत्तर भारत से मुगलों के लिए विस्तार का रास्ता एक तरह से खुल गया। ये दक्षिण भारत के इतिहास में एक बड़ा मोड़ था। एक निर्णायक मोड़। हमने काफी विस्तार से दोनों साम्राज्यों को समझा। चलिए अब अध्याय के आखिर में जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उन्हें देख लेते हैं। इससे हमारी समझ और पक्की हो जाएगी। मैं सवाल पढ़ता हूं, आप जवाब में मुख्य बिंदु बताइएगा और आप उसमें जरूरी तथ्य या नाम जोड़ दीजिएगा। जरूर। पहला सवाल है, सही विकल्प चुनना है। संगम शासकों के कुल देवता कौन थे? विकल्प है ए दुर्गा, बी विट्ठल, सी विरूपाक्ष, डी राम। सही उत्तर है सी विरूपाक्ष। ये विजयनगर के पहले वंश संगम वंश के कुल देवता थे। हम्पी में उनका मुख्य मंदिर भी है। बिल्कुल सही। दूसरा सवाल, महमूद गवान कहाँ का व्यापारी था? ए अरब, बी मोरक्को, सी पुर्तगाल, डी फारस। महमूद गवान मूल रूप से डी फारस के थे, बाद में बहमनी सल्तनत में आकर वजीर बने। हाँ, फारस से। तीसरा सवाल, रिक्त स्थान भरना है। कृष्णदेव राय वंश के थे। कृष्णदेव राय तुलुव वंश के थे। ये विजयनगर पर शासन करने वाला तीसरा राजवंश था। तुलुव वंश, सही। चौथा सवाल, हजारा रामास्वामी मंदिर में बनाया गया था। हजारा रामास्वामी मंदिर हम्पी में बनाया गया था। हम्पी विजयनगर की राजधानी थी। एकदम सही, हम्पी में। पांचवा सवाल, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह था। उसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। अलाउद्दीन बहमन शाह या हसन गंगू, ठीक है। छठा सवाल मिलान करने वाला है। एक तरफ हैं विदेशी यात्री अब्दुल रज़ाक, इब्न बतूता, डोमिंगो पेज, निकोलो डे कॉन्टी। दूसरी तरफ उनके देश फारस, मोरक्को, पुर्तगाल, वेनिस। हाँ, तो मिलान ऐसे होगा। अब्दुल रज़ाक ये फारस से थे। हाँ, तो मिलान ऐसे होगा। इब्न बतूता ये मोरक्को से थे। हाँ, तो मिलान ऐसे होगा। डोमिंगो पेस ये पुर्तगाल से थे। हाँ, तो मिलान ऐसे होगा। और निकोलो डे कॉन्टी ये वेनिस इटली से थे। बहुत अच्छे। इन यात्रियों के वृत्तांत उस जमाने को समझने के लिए बहुत अहम स्रोत हैं। आखिरी सातवां सवाल, इनमें से सही कथन चुनना है। कथन है, बहुत अच्छे। इन यात्रियों के वृत्तांत उस जमाने को समझने के लिए बहुत अहम स्रोत हैं। आखिरी सातवां सवाल, कृष्णदेव राय संगम वंश के थे। बहुत अच्छे। इन यात्रियों के वृत्तांत उस जमाने को समझने के लिए बहुत अहम स्रोत हैं। आखिरी सातवां सवाल, कृष्णदेव राय के दरबार में मंत्री थे। इसमें सही कथन है बी, बहमनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित की गई थी। हाँ, ये सुल्तान अहमद शाह वली ने किया था। बाकी गलत क्यों है ये भी बता देते हैं। ए, राजधानी बरार नहीं बीदर गई थी। सी, कृष्णदेव राय तुलु वंश के थे, संगम के नहीं। हाँ। और डी, अष्टदिग्गज कवि थे, मंत्री नहीं। बिल्कुल सही।
अब अगर हम इस पूरे अध्याय से कुछ खास बिंदु निकालें जो प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा के लिए याद रखने चाहिए, जिन्हें प्रीलिम्स पॉइंटर्स कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वो बताइए जरूर। तो कुछ प्रमुख नाम और तथ्य ये हैं। प्रमुख शासक विजयनगर के संस्थापक हरिहर और बुक्का, फिर कृष्णदेवराय। बहमनी के संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह, हसन गंगू और वजीर महमूद गवान। प्रमुख युद्ध तालीकोटा का युद्ध 1565, ये विजयनगर के पतन का कारण बना। वास्तुकला हम्पी के विट्ठल स्वामी और हजारा रामास्वामी मंदिर, बीजापुर का गोलगुम्बज, हैदराबाद का चारमीनार और बीदर में महमूद गवान का मदरसा। राजवंश विजयनगर के 4 संगम, सलूव, तुलुव, अरविदु। बहमनी और उसके बाद की 5 सल्तनतें। विदेशी यात्री इब्न बतूता मोरक्को, अब्दुल रज़ाक फारस, निकोलो डे कॉन्टी वेनिस, डोमिंगो पेज पुर्तगाल और नूनिज पुर्तगाल। इनके नाम और देश याद रखने चाहिए। खास शब्द नयानकार प्रणाली, अष्टदिग्गज, रायचूर दोआब। धन्यवाद, ये प्रीलिम्स के लिए काफी उपयोगी लिस्ट है। और अगर मेंस यानी मुख्य परीक्षा के नजरिए से देखें तो ये अध्याय हमें किन बड़े मुद्दों पर सोचने को मजबूर करता है। मेंस इनसाइट्स क्या हो सकते हैं? मुख्य परीक्षा के लिए यह अध्याय कई महत्वपूर्ण आयाम खोलता है। जैसे मुख्य परीक्षा के लिए यह अध्याय कई महत्वपूर्ण आयाम खोलता है। जैसे पहला, मध्यकालीन भारत में क्षेत्रीय राज्यों का उदय और पतन। कैसे दिल्ली सल्तनत के कमजोर होने पर विजयनगर और बहमनी जैसे राज्य उभरे और फिर उनका पतन क्यों हुआ। मुख्य परीक्षा के लिए यह अध्याय कई महत्वपूर्ण आयाम खोलता है। जैसे दूसरा, प्रशासनिक व्यवस्थाएं। जैसे नायनकार प्रणाली क्या थी, उसकी खासियतें क्या थी। इसकी तुलना हम दूसरी व्यवस्थाओं से कर सकते हैं, जैसे एकता प्रणाली से। मुख्य परीक्षा के लिए यह अध्याय कई महत्वपूर्ण आयाम खोलता है। जैसे तीसरा, सांस्कृतिक संश्लेषण और संघर्ष। इन राज्यों में कला, वास्तुकला जैसे इंडो इस्लामिक शैली का विकास, साहित्य और धर्म का कैसे विकास हुआ और उनके आपसी संघर्ष का संस्कृति पर क्या असर पड़ा। मुख्य परीक्षा के लिए यह अध्याय कई महत्वपूर्ण आयाम खोलता है। जैसे चौथा, भूगोल का महत्व। जैसे रायचूर दोआब के लिए संघर्ष दिखाता है कि भूगोल कैसे इतिहास को दिशा देता है। मुख्य परीक्षा के लिए यह अध्याय कई महत्वपूर्ण आयाम खोलता है। जैसे और पांचवा, इतिहास के स्रोत। यह अध्याय हमें बताता है कि मध्यकालीन इतिहास जानने के लिए विदेशी यात्रियों के विवरण, पुरातात्विक साक्ष्य, सिक्के, साहित्य कितने महत्वपूर्ण हैं। बहुत खूब। तो आज हमने मध्यकालीन दक्षिण भारत के इन 2 महान साम्राज्यों विजयनगर और बहमनी की कहानी को काफी विस्तार से समझा। उनकी उपलब्धियां भी देखीं और उनके बीच के संघर्षों को भी। जी हाँ, और ये दोनों साम्राज्य भले ही आज मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनका प्रभाव दक्षिण भारत के इतिहास और संस्कृति पर बहुत गहरा रहा है। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये सोचने वाली बात है कि इतने लगातार युद्धों और राजनीतिक उठापटक के बीच भी इन दोनों साम्राज्यों में कला, साहित्य और वास्तुकला के क्षेत्र में इतनी शानदार तरक्की कैसे हो पाई। या ये भी सोच सकते हैं कि इन साम्राज्यों के पतन के बाद उनकी प्रशासनिक और सांस्कृतिक विरासत ने बाद के दक्षिण भारतीय राज्यों और समाज को किस तरह और कितना प्रभावित किया होगा। इसी विचार के साथ आज हमें सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.